हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अभी तक हमने बात की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास के इन चैप्टर्स में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की, जो कि इस चैप्टर की जान है। मैंने कहा सर, जो 3 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन या तो सेंटर ऑफ मास से आता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चंस आपके टॉर्क एंगुलर मोमेंटम वाले पार्ट से आते हैं, रोटेशन की जो एप्लीकेशन है उस वाले पार्ट से आते हैं। तो आज का लेक्चर एंड अगला लेक्चर आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 2 लेक्चर्स, यू कैन से दैट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कीजिए, टॉर्क का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखिएगा, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखिएगा। एक बार अगर आपको अप्लाई करना आ गया, मैं आपको बोल रहा हूँ मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करना आ गया तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव आते हैं। तो इसलिए बोलता हूं एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है वो सीख लेना। क्वेश्चंस कोई भी वो बन जाएगा, रटने के पीछे जाएंगे, सिर्फ फॉर्मुला पे से जाएंगे तो आई एम सॉरी, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। सो माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस न्यू लेक्चर। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वी टॉक अबाउट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, वी नीड टू टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। स्केलर प्रोडक्ट की हमने बात की थी, आज हम बात करने वाले क्रॉस प्रोडक्ट की, बिकॉज इस चैप्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा था 2 वेक्टर्स हैं, ए एंड बी वेक्टर एंड सच दैट देयर एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड है, एन कैप इसकी डायरेक्शन है। देखिए डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर क्वांटिटी, बट क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। अभी जो एन कैप होता है ये एक यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए जैसा कि ये ए और बी है तो या तो ये परपेंडिकुलरली बाहर होगा या फिर ये परपेंडिकुलरली अंदर होगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसके राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, कई तरीके से हैं, आप निकाल सकते हैं। सीख जरूर लीजिए क्योंकि डायरेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ेंगे तब फिर से क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस है पूरा मैग्नेटिज्म, तब भी आपको डायरेक्शन की बहुत जरूरत होगी। मैंने कहा अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए तो सबसे पहले स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ध्यान रखें राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करें पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, देखिए तो मैंने ए की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच किया। अब मैं ऐसे भी स्ट्रेच कर सकता हूं और मैं ऐसे भी स्ट्रेच कर, 2 ही तरीके हैं। मैं अगर फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा या तो ऐसे या ऐसे। मुझे इस तरीके से करना है कि मेरी पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, राइट। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरी पाम बी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, जबकि मैं ऐसे करूंगा तो पाम बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखिए सो अगर मेरी पाम बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे मेरा जो थंब है दैट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर यहीं पे मैंने B क्रॉस A लिया होता, B वेक्टर पहले लिया था, तो देखिए B वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करता राइट हैंड की, या तो ऐसे कर सकता था या ऐसे करता। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा? सच दैट मेरी जो पाम होनी चाहिए वो दूसरे वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है सर, ये कर ली। अब आप बोलेंगे ये जो थंब है वही आपको रिप्रेजेंट करने वाला है आपका जो वेक्टर है वो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में जरा देखिए कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है A क्रॉस B और B क्रॉस A में, वो डायरेक्शन का आ रहा है। तो इसलिए देखिए ये जो क्वांटिटी आपको लिखी है ना, जो A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस है। देखिए इससे डायरेक्शन ऑपोजिट हुई थी। जब आपने A क्रॉस B लिया था, A क्रॉस B लिया था बाहर अंदर की तरफ आया, और B क्रॉस B तो बाहर की तरफ आया। हमेशा ध्यान रखें इसको, बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार जितने बार आपको रिपीट करना हो अच्छे से डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन निकालना सीख जरूर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा सर इसके कुछ फास्ट तरीके भी आप सकते हो। जब भी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ए का बी पे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट पता होता है, राइट। ए वेक्टर का कंपोनेंट जो कि बी पे परपेंडिकुलर होता है दैट इज ए साइन थीटा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता होगा तो आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हो? ए परपेंडिकुलर टू बी, वेयर ए इज द कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली कभी कभी आपको बी का परपेंडिकुलर पता होगा, है ना, ए पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी का परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, आपको अगर ए का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप बी की लाइन को एक्सटेंड कर लेते हो। जरूरी नहीं है कि ये बी वेक्टर पे लाई करेगा, हो सकता है इसका परपेंडिकुलर यहाँ कहीं लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ए की लाइन बी की लाइन को एक्सटेंड करोगे और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। सिमिलरली जब बी से परपेंडिकुलर डालना है तो ए की लाइन को एक्सटेंड करोगे और उस पर परपेंडिकुलर डाल दोगे जहां कहीं पे भी आ रहा होगा, और आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। मैंने कहा स्पेशल केसेस बात है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लो या 180 डिग्री ले लो, मतलब या तो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों ही केस में इनका मैग्नीट्यूड कितने आने वाला है? 0, ठीक है, बिकॉज साइन 0 और 180 है 0।
तो कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसे आना चाहिए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस ए, अगर एक वेक्टर को आप उससे खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखिए सेम डायरेक्शन के होंगे कि नहीं होंगे, तो इसीलिए ये वेक्टर कैसा आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। इसी वजह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के मतलब आपके कैसे होने वाले हैं, जीरो वेक्टर होने वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आप डेफिनेटली उनका मैग्नीट्यूड को सिंपली कह सकते हो a into b because sin 90 is 1। ठीक है, इसी वजह से जरा देखिए i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप, ये दो यूनिट वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। कौन सा वाला, k कैप आ रहा है, j क्रॉस k i कैप आएगा और k क्रॉस i j कैप आएगा। बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, j क्रॉस i कर दिया तो देखिए माइनस k हो जाएगा, k क्रॉस j कर दिया तो माइनस i कैप हो जाएगा और i क्रॉस k कर दिया तो माइनस j कैप हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखने का तरीका क्या है कि सर अगर आपने इस तरीके से i j k लिख लिया और अगर आप इस तरीके से साइक्लिक जा रहे हैं, ठीक है, i क्रॉस j ले रहे हैं या j क्रॉस k ले रहे हैं या k क्रॉस i ले रहे हैं, तो आप बोलोगे k क्रॉस i लेंगे तो थर्ड वाला पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अगर आपने कहीं ये उल्टा ले लिया, j क्रॉस i ले लिया, तो आप बोलोगे थर्ड वाला नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये आपको याद करने का थोड़ा सा मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, मैंने कहा अगर मेरे को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर दिए रखे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप बोल सकते हो ये सॉल्व करना चाहिए बिकॉज कई बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है और आपको ये फॉर्म में दिए होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी चाहिए तो आप क्या लिखोगे, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। ये लाइन आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, ये आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद अगर ए पहले है तो आप लिखोगे ए के जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने नीचे लिख देंगे। आई कैप के नीचे A1, जे कैप के नीचे जे कैप वाला और के कैप के नीचे के कैप वाला। सिमिलरली दूसरा वेक्टर बी के भी आप इसी तरीके से कंपोनेंट लिख देंगे। आप लिखने का तरीका कैसे, बहुत अच्छे से सिंपल सी बात कर लें। मैंने कहा पहले हम बात करेंगे आई कैप की, पहले हम किसकी बात करेंगे, आई कैप की, तो आप लिख लेंगे आई कैप ब्रैकेट। अब क्योंकि आई कैप की बात करें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप भूल जाइए। आप क्या करोगे, दिस इंटू दिस, राइट, A2 इंटू B3 माइनस ये फॉर्मूले का साइन होगा एंड B2 इंटू A3। देखिए ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। ठीक है, नाउ आपने लिखना है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, माइनस जे कैप है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, माइनस जे कैप लिखोगे। अब माइनस जे कैप वाली लाइन को आप इसको हाइड कर दोगे, है ना, जो भी माइनस जे कैप वाली लाइन है आप क्या लिखोगे, A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3। तीसरा क्या है, प्लस के कैप। ठीक है, के कैप है, के कैप को आप क्या करोगे सर, अब के कैप की बात करें तो ये वाली लाइन हाइड कर दोगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे सर, दिस इंटू दिस A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू B2। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अब यहाँ पे 3 4 5 दे रखा होता है, ये 2 1 3 दे रखा है, तो वैल्यूज गिवन होती है और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप अगर वीडियो को 2 बार रिवाइज करके करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, वापस से आप रिवाइंड करें और उसको दोबारा से देखें जरूर किस तरीके से ये सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक आपको खुद नहीं आ जाए सॉल्व करना या इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं करना आ जाए तब तक आप बोलेंगे नहीं ये मेरे को नहीं आता। ये आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट पे आए हुए हैं जो कि इस पे बेस्ड थे। जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता था उनके वो सिंपल क्वेश्चन भी आपके आधे टेस्ट छोड़ दिए होंगे उन्होंने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि आपको पता है कि लीनियर मोशन जो होता है, लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम, और क्योंकि ये अब रोटेशन की बात करने वाले हैं तो रोटेशन में हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, जो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें ये देखिए ये है, इट इज मेजर्ड अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस। ध्यान रखें, ये किसी पॉइंट के अबाउट, अलग अलग पॉइंट के अबाउट मेजर करोगे तो आपका अलग अलग आ सकता है बिल्कुल भी, और किसी अलग अलग एक्सिस के अबाउट मेजर करोगे तो अलग अलग वैल्यूज आ सकती है फॉर द सेम बॉडी। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। जरा यहाँ पे देखो, आर क्रॉस पी, राइट। आर क्रॉस पी क्या हो गया, बेसिकली आप बोल सकते हो कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी। अब इसकी डायरेक्शन निकालने का तो आपको तरीका आता ही है। ठीक है, डायरेक्शन निकालना तो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस पी की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए आपको, तो वो राइट हैंड थंब रूल से निकल सकते हैं। मैंने कहा अगर पॉइंट मास की बात करें, किसकी बात करें, पॉइंट मास की, तो सपोज दैट दिस पॉइंट मास इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, इसका मास m है और आपको O के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, O के अबाउट। तो देखिए बहुत अच्छे से सुनिएगा कैसे फाइंड आउट करना है। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट से उस मास तक जो पोजीशन है
उस तक आप एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए जिसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। मुझे ओ के अबाउट निकाला तो मैंने ओ से लेके इस पॉइंट तक क्या निकाला, जिस पॉइंट पे ये एग्जैक्टली है अभी, एक आर वेक्टर ड्रॉ किया जो कि इसकी वैल्यू आई आर। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू राइट एज आर क्रॉस पी, पी की वैल्यू होगी एम इंटू वी, तो मैंने लिखा आर क्रॉस एम इंटू वी, और इट कैन बी रिटन एज एम इंटू आर क्रॉस वी। ठीक है, डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या, आर क्रॉस वी। देखिए आर, स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर। मैंने देखिए सर ये ऐसे कर सकते थे या फिर ऐसे कर सकते थे, बट सच दैट आपकी पाम जो है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, वी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं तो वी वेक्टर इधर आ रहा है, राइट। तो अगर मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो वी वेक्टर है, तो आप लोग थंब जो है वो आपका वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, राइट। चलिए भाई, मैंने कहा अगर मैग्नीट्यूड वाई देखिए इसके दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमने कहा कभी कभी आपको आर परपेंडिकुलर पता होता है। आर परपेंडिकुलर पता करने का तरीका पता क्या होता है, बी की लाइन को, देखिए बी पे परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, बी की लाइन को एक्सटेंड करोगे। वी की लाइन को एक्सटेंड करोगे तो देखिए ये आर वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर ये एंगल थीटा, देखिए थीटा क्या होता है, आप बोलोगे जब दोनों के टेल से टेल, तो इसको आगे भी शिफ्ट करोगे, जब टेल से टेल कनेक्ट होगा तब आप बोलोगे एंगल थीटा है, तो आप बोलोगे ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये है आर परपेंडिकुलर, आपका आर परपेंडिकुलर। तो अगर आपको कभी कभी ये परपेंडिकुलर पता हो इस वेलोसिटी पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पता हो, तो आप उसको सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिख सकते हो, एम इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कभी कभी आपको वी, अब देखिए वी के दो कंपोनेंट होंगे, जो एक आर की डायरेक्शन में होगा और एक आर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसमें जो ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, देखिए ये जो डायरेक्शन में है, ये वाला जो आर की डायरेक्शन में आएगा वो मेरे किसी मतलब का नहीं है। अगर आपको ये पता है कभी कभी, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, एम इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू वी परपेंडिकुलर, दैट इज वी साइन थीटा, राइट। तो कभी कभी आपको ये डायरेक्टली गिवन होते हैं, ये वी का वो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर हो, या फिर आप बोलते हो आर का वो कंपोनेंट जो वी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। आप कभी कभी उनका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जब आप प्रॉब्लम आएंगी तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कैसे करना होता है। मैंने अगर एक कोई यूनिफॉर्म बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अगर किसी एक्सिस के अबाउट कोई, जैसे ये बॉडी है, राइट, अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, तो आप जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो लिखोगे, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आई इंटू ओमेगा। याद आया, पी क्या होता था, लीनियर मोमेंटम होता था मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, यही तो होता था। अब यहाँ पे जरा देखिए, मास का एनालॉगस यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी का जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना चाहिए कि सर ये एक्सिस दोनों सेम होनी चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट आप लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टॉर्क। टॉर्क इज अ काइंड ऑफ रोटेशनल फोर्स। नॉर्मल लीनियर फोर्स होता था वो बॉडी को लीनियरली मूव कराने में हेल्प कर रहा होता था या पोज कर रहा होता था। टॉर्क आपको किसी भी बॉडी के रोटेशन के मोशन को इफेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपको लास्ट क्लास में बताया था, मूवमेंट ऑफ किसी भी चीज का मूवमेंट की बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसमें आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए यहाँ पे आर क्रॉस एफ है। टॉर्क इज अगेन मेजर्ड अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस। अगेन किसी एक पॉइंट के अबाउट मेजर किया जाता है या एक्सिस के अबाउट। अगर आपने पॉइंट चेंज कर दिया तो टॉर्क चेंज हो सकता है, या एक्सिस चेंज कर दी तो आपका टॉर्क चेंज हो सकता है, फॉर द सेम मोशन सेम बॉडी, है ना। इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। कई बार पूछा गया है, आपको आर वेक्टर दे दिया गया ए कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप में, और फोर्स वेक्टर दे दिया आई कैप, जे कैप, के कैप में, और आपको टॉर्क पूछा गया है। देखिए मैंने आपको बोला क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में। नीट ने 2 से 3 बार सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने कहा अगर इस पॉइंट मास की बात करें, देखिए इस बॉडी पे देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है ना। आप बोलते हो ये एक फोर्स इधर लग रहा है, और आपने ओ के अबाउट अगर चाहिए तो ओ से इस पॉइंट तक जहां पे ये एक्शन हो रहा है उस पॉइंट तक आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मान लिया ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। हमेशा ध्यान रखें टेल से टेल कनेक्ट करने के बाद ही एंगल मेजर करते हैं। तो आपने बोला कि सर आपका टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आप सिंपली आर क्रॉस एफ। अब देखिए अगर आपको कभी कभी मैंने क्या बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के तरीके के हैं,
कभी कभी आपको आर का वो कंपोनेंट पता होगा जो इस फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जरा देखिए, मैंने फोर्स की लाइन को एक्सटेंड किया और देखा कि सर ये आर का ये कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आर का ये कंपोनेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो मुझे ये वाला कंपोनेंट को मैं बोलूंगा आर परपेंडिकुलर। तो आप कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, ये देखिए, ये एफ परपेंडिकुलर होगा और ये एफ सेम डायरेक्शन में होगा। ये जो सेम डायरेक्शन में पैरेलल होगा, जो आर के लॉन्ग होगा, वो कोई भी रोटेशन नहीं कर रहा होगा, उसका रोटेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। सीधी सी बात है, जरा देखो, मैंने कहा ये एक बॉडी है, ठीक है, मैं यहां से ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, अगर कोई फोर्स मेरे को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात कर रहा है, इसी लाइन में अगर कोई फोर्स लग रहा हो तो इस बॉडी को या तो ऐसे लेके जाएगा या ऐसे लेके जाएगा। मेरे डायरेक्शन में ये लीनियर मोशन हो सकता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको रोटेशनल मोशन कराना है तो डेफिनेटली मेरे से इस पॉइंट को जोड़ने वाले के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये रोटेशन होगा, तभी जाके ये रोटेशन होगा। अदरवाइज आप बोलोगे अगर मेरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगा दो अलॉन्ग दी लाइन, राइट, मैं जिस पॉइंट को देख रहा हूं उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दो तो बॉडी या तो दूर जाती हुई दिखेगी या पास आती हुई दिखेगी, रोटेशन नहीं दिखेगा। अगर आपको रोटेशन कराना है तो मेरे से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, तभी रोटेशन पॉसिबल है। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए ये वाला कंपोनेंट रोटेशन नहीं करता है, इसका रोटेशन में कोई रोल नहीं होता। तो आप कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए प्रैक्टिकल लाइफ भी आपको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। मतलब अगर जितना ज्यादा आर होगा, फोर्स आप सेम लगा रहे हो बट आर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट आपकी टॉर्क की बात हो रही है उस पॉइंट का डिस्टेंस फोर्स से या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से बहुत ज्यादा होगा तो टॉर्क बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये गेट्स देखें, गेट्स को जब आप ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो क्या करते हो, बेसिकली आप रोटेशन करा रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, है ना। ये गेट है तो आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है गेट का। तो जब आपको ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है तो आप क्या करते हो, आप जब फोर्स लगाते हो वो इस एक्सिस से बहुत दूर, जो एकदम फार्देस्ट पॉइंट होता है, आपके जितने भी हैंडल्स होते हैं गेट के हमेशा फार्देस्ट पॉइंट पे लगे होते हैं, उससे क्या होता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है वो इस एक्सिस से बहुत दूर होता है। तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा और उतना ज्यादा आसान होगा उसके रोटेशनल मोशन को करना। अगर कभी आपने फेस किया हो कि अगर आपने एक बड़ा सा कांच का गेट है और एकदम आप जहां पे ये मूव कर रहा है उसके अबाउट फोर्स धक्का देने की कोशिश करो, आप बोलते हो फोर्स ज्यादा लगा रहा होता है फिर भी मेरे से गेट ओपन नहीं हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि उस केस में आर बहुत छोटा होता है। क्या होता है, आर बहुत छोटा होता है, और अगर आर बहुत छोटा होगा तो आप बोलोगे कि जो टॉर्क होगा वो आपका कम होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका वही है, राइट हैंड थंब रूल, वही आर क्रॉस एफ वाली, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको जरा देखें, आर क्रॉस एफ है तो एफ क्या लिखा जा सकता है, डीपी बाई डी, ये हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पढ़ चुके हैं, डीपी बाई डी, और आर क्रॉस डीपी क्या हो जाएगा, डीएल है, क्योंकि आर क्रॉस पी क्या था, आर क्रॉस पी आपका लीनियर मोमेंटम था, तो आर क्रॉस डीपी क्या हो जाएगा, डीएल, है ना। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज डीएल बाई डी। देखिए जैसे फोर्स वाज रिटन एज डीपी बाई डी, वैसे टॉर्क कैसा लिखा गया, डीएल बाई डी। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट इस टॉर्क की बात हो रही है उसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही होगी। और इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमेशा जिस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट ये टॉर्क की बात करोगे उसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे। अच्छा, मैंने कहा फॉर ए यूनिफॉर्म रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस एल की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा होती है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज आई अल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ऐसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी आता है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, आई अल्फा भी आएगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे फॉर रोटेटिंग बॉडी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, टॉर्क कैसे अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए। अगर इसमें आपको कहीं गलती कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। टॉर्क किस तरीके से फाइंड आउट करना है, टॉर्क के क्या रिलेशंस है वो आपको आना चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी सम रोटेशनल मोशन के कुछ पैरामीटर्स और उसके एनालॉगस हम देखेंगे लीनियर मोशन के कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम टर्म्स जो कि आपके रोटेशन मोशन में यूज होने वाली हैं, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी वैसे आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इट्स बेसिकली डी थीटा बाई डी टी। एंड अगर एक पॉइंट मास की बात करें, तो ध्यान रखें पॉइंट मास के लिए होता है v परपेंडिकुलर बाय r, ठीक है। आपने बोला कि अगर कोई भी बॉडी ऐसे, कोई भी पॉइंट मास ऐसे मूव कर रहा है, रोटेशन मूव कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखें किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो उस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या डालोगे, एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे और इस पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा होगा
ठीक है, केवल उसकी बात करेंगे। इस आर वेक्टर ओ पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो v परपेंडिकुलर बाय आर होता है किसी पॉइंट पार्ट मोशन के लिए। बट अगर हम बॉडीज की बात करें तो हम बात करने वाले रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडीज जो ना तो एक्सटेंड करें ना कंप्रेस करें, जिनके साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डू नॉट चेंज। उस बॉडी के कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं आएंगे, राइट। अगर कोई भी रैंडमली दो पॉइंट उठाओ, उनके बीच के डिस्टेंस कम ज्यादा होगी तो आप बोलोगे ये बॉडी या तो कंप्रेस हो रही है या एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्यूरिंग द होल मोशन एनी टू पॉइंट्स विल बी एट द सेम डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ऐसी बॉडीज को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशंस कई सारी आती है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। मैंने कहा ये एक लैडर है और ये इस तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेसेस पर रखी हुई है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जब ये स्लिप करेगी, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये स्लिप करेगी, और उसने बोला जो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट वो इस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है v वेलोसिटी से। मुझे बताना है b की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। तो ये तो मुझे मालूम है कि जो b वाला पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, राइट। और यही इसकी कितनी वेलोसिटी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जरा देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरा देखिए कि अगर v के हम दो कॉम्पोनेंट इस लैडर के अलोंग और इस लैडर के परपेंडिकुलर दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है, ये v आपकी ये वाली वेलोसिटी है v cos थीटा। देखिए इस v का ये कॉम्पोनेंट v cos थीटा और ये कितना हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, ऐसी अगर ये vb है तो इस vb के भी दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो आप बोलोगे इस तरीके से ये आएगा v sin थीटा। इस ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर ये रिजिड बॉडी है, ध्यान रखिए ये लैडर कैसे एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करना है, तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मतलब इसकी लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकती। इसकी लेंथ कब चेंज हो सकती है? जब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाए। और अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कब कम ज्यादा हो सकती है? जब ये वेलोसिटीज अलग अलग आ जाए। ये स्पीड कैसे अलग आ रहा है ध्यान रखें। ये जो दो पॉइंट है इनके बीच की अलोंग दी लेंथ आपकी डिस्टेंस कभी कम ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ लेटर की कभी कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में v cos थीटा इज इक्वल टू vb sin थीटा। ठीक है, तो vb की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? vb इज इक्वल टू v cot थीटा। ध्यान रखेंगे सर, अलोंग दी लेंथ आपके जो कंपोनेंट आएंगे वो कभी a और b के बीच की डिस्टेंस कभी ज्यादा या कम नहीं हो सकती। इसका अंदर a या b के अलोंग जो इन दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज आएंगी या स्पीड्स आएंगी वो कैसी होंगी? सेम होंगी। और उसी को यूज करके आप इस तरीके, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी थी इसलिए। ठीक है, मैंने चलो बात करते हैं एक एंगुलर वेलोसिटी। अगर किसी ये देखिए ये एक रिजिड बॉडी है जो कि ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताना है इस बॉडी की। तो देखिए कभी भी इस टाइप की एंगुलर वेलोसिटी बताने का तरीका क्या होता है? अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज यहाँ पे पता है, मैंने कहा देखिए यहाँ पे B पॉइंट है ये और A पॉइंट है ये, किसी भी इंस्टेंट पे आप बोलते हो B की वेलोसिटी ये है और A की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। आपने कहा जरा देखिए कि सर इस B के दो या इस वेलोसिटीज के दो कॉम्पोनेंट करते हैं, एक अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी AB है ना, तो ये हो गया V पैरेलल बोलेंगे, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर A और B लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। सिमिलरली इस A के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा और इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि एक रिजिड बॉडी है तो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग A एंड B कंपोनेंट जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती। और ओमेगा जो होगा इस बॉडी के लिए जो ओमेगा डिफाइन होगा वो देखिए A और B के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि VA परपेंडिकुलर माइनस VB परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ये माइनस मेरे फॉर्म साइन का है और VA परपेंडिकुलर VB परपेंडिकुलर आपको प्रॉपर साइन के साथ रखने हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे VA परपेंडिकुलर माइनस VB परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ दिस AB। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखेंगे। ओमेगा निकालने का तरीका ये होता है, ओमेगा पूरी एक बॉडी के लिए डिफाइन होती है। आप कोई भी रैंडम दो पॉइंट उठा लो, उससे वैल्यूज निकालोगे सेम आएंगी, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए ओमेगा एक ही होती है। ठीक है, मैंने जरा बात करते हैं जरा इसके लिए पॉइंट मास की जरा देख लेते हैं। मैंने कहा ये एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मुझे O के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो जब भी देखिए इस टाइप से एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ये मेरा आ गया R।
अब आपने बोला मुझे v का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस r के परपेंडिकुलर हो, आपने बोला मतलब ये वाले कंपोनेंट की बात हो रही है। देखिए v को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मुझे v का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट चाहिए। मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी कितना बनना होगा, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा v sin थीटा। तो अगर मैं ओमेगा अबाउट o डिफाइन करूं तो दैट विल बी इक्वल टू v sin थीटा अपॉन r, v परपेंडिकुलर अपॉन r वेक्टर। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा sin थीटा कैन बी रिटन एज, जरा देखो, परपेंडिकुलर दैट इज a, ये दे रखी है यहाँ की यहाँ तक की डिस्टेंस a अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से r की वैल्यू लिख सकते हो a बाय sin थीटा, so omega naught can be written as v sin squared theta by r. This is how you can find the velocities. तो ये थोड़ी छोटी बातें हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, बट हाँ हमको थोड़ा निकालना आना चाहिए बिकॉज इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अगर आपको याद हो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लीनियर मोशन में पढ़ा था, सेम यहाँ रोटेशन मोशन की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता था, जब एक्सेल लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। यहाँ पे हम बात करेंगे अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वाला v इक्वल टू यू प्लस ए क्यू, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बोलोगे ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा इनटू t, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर s वाज द डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड this alpha is angular acceleration। जैसे v square equal to u square plus 2s लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे wf square is equal to wi square plus 2 alpha theta, initial velocity, final velocity, final angular velocity का square, initial velocity का square, initial angular velocity का square, a alpha s theta। तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हो बहुत सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस में। अगर आपको डायरेक्टली आपको कुछ गिवन होता है इनमें से कुछ वैल्यूज और दूसरी क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सर जब अल्फा कांस्टेंट हो तब ये अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये कब लगती है जब ए कांस्टेंट होता है, देन ओनली दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने बात की न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि अ पॉइंट, अ पार्टिकल, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स इज जीरो। क्योंकि अभी तक हमने बातें की थी पार्टिकल्स की और हमने बातें की थी पॉइंट मासेस की, बट अब हमारी बॉडी एक बड़ी रिजिड बॉडीज की बात करें तो केवल फोर्स एक्सटर्नल जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, साथ ही साथ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए अबाउट एनी पॉइंट, देन ओनली बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी एंड नेट टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट हैज टू बी जीरो। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर हमें ये बताओ कि हम ऐसे हजारों करोड़ों पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, सबके अबाउट कैसे जीरो करेंगे। तो मैंने कहा सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर फोर्स जीरो आपने पहले ही बता दिया है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो देन द टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी इज सेम। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट भी अगर आपने जीरो बोल दिया तो इसका मतलब बाकी सारे पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो है, तो आप बोल सकते हो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टर्म इज कपल। तो मैंने कहा व्हेन आर टू इक्वल ऑपोजिट पैरेलल एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी दे फॉर्म अ कपल। ठीक है, टू इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एंड नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के अलोंग नहीं हो। अगर इस टाइप की फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो आप बोलोगे दे फॉर्मिंग अ कपल। In that case, net force on a body is going to be a zero, but net torque is not going to be a zero, and it will be same about all the point because net force कितना है, जीरो है। तो ऐसे केसेस में बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, बट ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, बिकॉज नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। तो नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आप इससे रखा मान ही लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड आता ही आता है। ठीक है, मैंने कहा सर ये क्या बोलता है, इफ टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू जीरो, राइट। अगर उसने बोला किसी भी पॉइंट या फिर किसी एक्सेस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है, और टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उस एक्सेस के अबाउट या पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखेंगे, जिस भी पॉइंट के अबाउट या जिस भी एक्सेस के अबाउट टॉर्क कैसा है, जीरो है, उसी पॉइंट या उसी एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसी और के अबाउट नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो अगर आपने बोला कि मान लो कि एंगुलर मोमेंटम एक प्योर रोटेटिंग बॉडी के लिए आप क्या लगा सकते हो, सिंपल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है,
मैंने कहा एवरी ईयर इस पे बेस एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, जरा देख लेते हैं। एक सिंपल सा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मैंने कहा एक डिस्क है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, इट इज हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई। तो ये तो आप बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। मैंने कहा नाउ सॉफ्टली जेंटली मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस इनके एजेस पे रख दिए हैं, ठीक है, एक पॉइंट मास m और एक पॉइंट मास m। इसका रेडियस मान लिया कितना है r, इसका रेडियस भी गिवन है r है। अब उसने बोला जब ये पॉइंट मासेस इस पे रख दिए गए हैं तो व्हाट इज दी फाइनल ओमेगा जो होगा, ओमेगा फाइनल आपको बताना है सिस्टम का कितना होगा। अब जरा आप देखिए, जरा जब आपने इन 2 मासेस को जेंटली यहां रखा हुआ है तो आपने कोई भी नेट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कोई भी नेट टॉर्क में कोई भी चेंज नहीं लाया है। इसका मतलब नेट टॉर्क पहले भी अगर 0 था, देख लीजिए, तो आप बोलते अभी भी 0 होगा इस एक्सिस के अबाउट, है ना। अगर इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मासेस ऐड करने से कोई टॉर्क नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि सर इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अभी भी रहेगा। अब अगर रहेगा तो आप बोलोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, आप बोलोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो सिंपल कितना था I इंटू ओमेगा। मैंने कहा अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। अब आप बोलो कि ओमेगा फाइनल से मूव कर रही है बॉडी, तो आप बोलोगे सर डिस्क के लिए तो हो जाएगा सिंपल I इंटू ओमेगा फाइनल प्लस अब इन पॉइंट मासेस का भी तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मैंने कहा दीस पॉइंट मासेस आर मूविंग विद द सेम ओमेगा फाइनल, ठीक है। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालने जाओगे तो कितना आएगा सर, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालते तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज mr स्क्वायर। तो आप क्या निकालोगे सर, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, और मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं बिकॉज देयर आर 2 पॉइंट्स और उनके लिए हमें ऐड करना है। अब ये चीज हमको मालूम है कि जो L इनिशियल है या L फाइनल है वो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब हम बात करेंगे I ओमेगा इज इक्वल टू I ओमेगा फाइनल प्लस 2mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू I ओमेगा अपॉन I प्लस 2mr स्क्वायर। So this is your omega final and this is how you have to apply the angular momentum conservation, ठीक है। I1 omega 1 equal to I2 omega 2, या फिर आप बोल सकते हैं initial angular momentum should be final angular momentum if the net force acting along by if net torque about that point or axis is 0. So आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। I hope आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। Still you have any doubts then do comment and you can also text me on Instagram. If you haven't subscribed the channel, do subscribe the YouTube channel and also share with your friends. So for now, stay healthy, stay safe. Thank you.